तो चलिए आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो आप लोग समझिए, अगर एक पत्थर को भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट उसको खानी पड़ सकती है, तो हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग को भी ठोकर आएगा, बहुत ठोकर आएगा। लेकिन ठोकर का सामना जो है हिम्मत से करना पड़ेगा, तभी आप जो है एक दिन जो है भगवान बन के चमकिएगा, तभी आपका एक दिन जो है पूजा करेगा। जैसे भगवान का पूजा करता है, तो उसी तरह आप लोग अगर SPD SPIS बन जाइएगा, जिधर जाइएगा जय हिंद सर सलामी ठोकेगा, रिस्पेक्ट देगा, तो वही आपका पूजा हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है RPF और SI का प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं हमारे चैनल, इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट है अगर नहीं देखे हैं हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। मैथ और रीजनिंग कैसे सॉफ्ट ट्रिक बताते हैं, कैसे बनाना है एग्जाम में। और आप लोग को एक आवश्यक सूचना बता देते हैं कि इसी महीने या इस महीने से ये अगस्त है, अगस्त लास्ट महीने या सितंबर शुरू में ही नोटिफिकेशन आया है। NTPC का लगभग 1 लाख जो है पद पर बहाली होगा और बिहार पुलिस का भी जो है परीक्षा चल रही है। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है 45 से 48 हज़ार के बीच में बिहार पुलिस का भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है, वो भी अप्लाई होगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब नोटिफिकेशन हम लोग डेली लाते रहते हैं। और मैथ और रीजनिंग में जो है अभी से आप लोग जो है नए हैं, कमज़ोर हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं। तो आप जो है शाम 6 बजे जुड़िए और अच्छे तरीके से डेली वीडियो देखिए और सीखिए सॉफ्ट ट्रिक के साथ। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा सीखने में, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कोई भी चैप्टर में डाउट है मैथ और रीजनिंग में, तो कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये जो है SI का प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है, RPF का प्रीवियस ईयर्स। तो चलिए देखिए, वैसे विद्यार्थी जो RPF का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भर चुके हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, और जो भरने वाले हैं NTPC रेलवे के लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे में जितना भी विभाग है सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा। देखिए क्वेश्चन जो ये है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। ये हॉल है, ठीक है, कहने का अर्थ हुआ हॉल है। चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक हॉल है और हॉल को जो है वर्गाकार क्या होता है, तो ये वर्ग है, ठीक, वर्गाकार का होता है वर्ग, ये हो गया वर्गाकार, ठीक है, ये वर्गाकार है। इसका लंबाई, ये हो गया लंबाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई है 68 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई देखिए कितना है 51 मीटर, ठीक है।
उसके बाद क्या है, एक हॉल में फर्श की आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्ग, मतलब वर्ग है उसमें टाइल कितना लगेगा। तो देखिए ये दोनों का अंतर पहले निकालिए। देखिए अंतर क्या होता है, तो 68 मीटर में 51 मीटर घटा दिए कितना आएगा, 17 मीटर। तो ये निकल जाएगा भुजा, भुजा निकल जाएगा। भुजा को वर्ग में जो है 4 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ये जो हुआ ये इसका भुजा हुआ, और ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा और ये भी भुजा, ठीक है। तो ये भुजा है 17 मीटर का, ये भी 17 मीटर का है, और ये भी 17 मीटर का है, ठीक है। ये भी 17 मीटर का है। ये वर्गाकार हॉल है, इसमें फर्श टाइल लगा हुआ है, उसमें कह रहा है आवश्यक कितना है, ठीक है। समझिएगा अच्छे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ये समझ गया। अब हमको क्या पूछा है, कम से कम, ठीक है, कम से कम जो है वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता। वर्गाकार टाइल कहने का अर्थ हुआ वर्ग का क्षेत्रफल निकालने पूछ रहा है, ठीक है। समझे, जहाँ की वर्गाकार का बात हुआ तो वर्ग का ही क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं इसमें करना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, तो उसमें कितना टाइल लगेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, 68 है, चौड़ाई कितना है, 51 है। और इसमें क्या करना है, तो लंबाई चौड़ाई निकल गया, लेकिन मान के चलिए अगर हमको भुजा का निकालना है, चारों भुजा निकालना है ना, कि एक कोना में कितना टाइल्स लगेगा। ये तो 17 मीटर है, यानी ये कोना मान के चलिए 17 मीटर, ये भी 17 मीटर, ये भी 17 मीटर, लेकिन एक कोने में कितना टाइल लगेगा क्या पूछ रहा है, वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। यानी वर्गाकार जो ये पूरा है, पहले एक निकालना है तभी पूरा का ये क्षेत्रफल निकलेगा, पूरे में जो कितना टाइल लगेगा, यही कहने का अर्थ हुआ। तो यहाँ पे जो है हमको, तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो हम इसका भुजा भी निकाल देते हैं, यानी स्क्वायर भी निकाल देते हैं। भुजा क्या होता है, ये जो हो गया ये हो गया भुजा, ठीक, ये हो गया आपका भुजा। तो जब भुजा निकलता है तो यहाँ पे आप लिख देते हैं वर्गाकार टाइल्स का भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ नीचे भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे जो है ये हो गया भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है ए से भी सूचित करते हैं भुजा को। तो चलिए ए का स्क्वायर तो कितना है, 17 गुना 17, ये हो गया। तो 70 तिया 51, 70 तिया 51 हो गया, और 17 चौके 68, कितना हो गया, 60 और 8 68। तो यहाँ पे देखिएगा 4 और 3 कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जो हो गया 12, ये क्या हो गया, टाइल्स हो गया, ठीक है। ये हो गया टाइल्स, टाइल्सों की संख्या, ठीक, टाइल्सों, ठीक। अगर ये वर्ग है, ठीक है, इस पूरे वर्गाकार में अगर ये कोना उना सब कुछ लेके अगर ये इसका बता रहा है, तो इसमें जो है 12 टाइल्स लगाएगा, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ जो है 12 टाइल्स में पूरा वर्गाकार जो है सब कुछ ओके हो जाएगा। तो टाइल्स की संख्या पूछा है, तो टाइल्स की संख्या हो गया 12। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये 12, तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है समझने में, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यस कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप जो है कमेंट कीजिए। नहीं है तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है समझने वाली बात है। देखिए
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक, वह 67 अंक प्राप्त है। ठीक, और 13 अंकों से विफल हो जाते हैं, अधिकतम अंक क्या है। एक छात्र जो है वो 40% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो जो है 40%, क्या पूछा है, 40% उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए उसको जो है 40% अंक लाना पड़ेगा, परसेंट की बात करें तो। लेकिन उसको जो है 67 अंक लाता है, फिर भी 13 अंक से वो फेल हो जाता है, विफल यानी फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको पहले जो है किस तरीके से, ऐसा सब सवाल को जब भी आएगा तो किस तरीके से हल कीजिएगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। पहले क्या है, 67 अंक प्राप्त कितना होता है, उसको 67 अंक होता है। फेल कितना अंक से हो रहा है, तो 13। पहले जो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये जो हो जाएगा 80, 7 3 10 की 0 बाकी है 6 7, 80 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास। पास अंक कितना हो गया, 80। ठीक है, पहले इसको पास हम करा दिए, क्या किया, इसको पास करा दिए। तो पास करा दिए, हमको अंक कितना आया है, 67 अंक आया है। 13 से ये फेल हो रहा है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 80 अंक आएगा, तभी तो पास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब परसेंट की बात करें तो 40% बराबर 80। तो 1% की बात करें, 1% की बात करें तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 40। तो ये 0 0 कैंसिल, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये 1% बराबर 2। तो हमको क्या पूछा है, अधिकतम अंक। जब भी परसेंट की बात हुए तो अधिकतम अंक 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक, अगर ये पास होगा तो इसको 40% अंक प्राप्त होना, तो टोटल अंक क्या होगा, 100%। ये ध्यान में रखना है। तो टोटल अंक क्या हो जाएगा, 100%। अगर 1% बराबर 2 तो 100% बराबर 2 गुना 100, तो ये क्या हो जाएगा, 200 अंक। ठीक है, अगर ये टोटल 200 अंक लाएगा तभी ये जो है 40% से प्राप्त होगा, 40% से पास हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको दोबारा समझाएंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझाएंगे। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग जो है डेली क्लास से जुड़े रहिए ऐसे ही, और मन लगाकर आप लोग पढ़िए। आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा, हम गारंटी देते हैं। अगर आप लोग जो है डेली क्लास कीजिएगा मैथ और रीजनिंग में, अगर आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो आप डेली क्लास करिए, और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ यही जो प्रैक्टिस सेट कीजिए और रिवाइज करके जाइएगा। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तब उसके बाद जो आके कमेंट कीजिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। 100% बोलते हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ऐसे सब क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि नोट्स बनाइए, और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे 5 बताएं, 6 बताएं, 10 बताएं, जितना भी बताएं, आप लोग जो है नोट कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप समझ लीजिएगा ना तो आपको बनाने में हल्का लगेगा, आसान लगेगा। क्यों, एग्जाम में जो है नोट्स काम नहीं आएगा, वहाँ पे दिमाग जो समझे हैं अच्छे तरीके से, दिमाग में जो है बना हुआ वही काम आएगा। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं पहले समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, और उसके बाद नोट्स बनाइए, और एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ
हुआ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर बताए थे उसमें जो है बताए थे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और परसेंटेज का भी चैप्टर बताए थे, जिसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाए थे। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। परसेंटेज का चैप्टर बताए हैं, उसका 5 क्लास है परसेंटेज का, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका भी 5 क्लास है, चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास कराएं। आप लोग जाइए हमारे चैनल पे और बिल्कुल जो है बेसिक तरीके से सीखिए। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए क्या पूछा क्या गया है, सीपी कॉस्ट क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग जो है सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना है मेरा 100 दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मानना पड़ेगा 100। तो 100 है तो ये क्या है एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस ब्रैकेट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य, समझने में आसान रहेगा। तो क्या पूछा गया, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि, आपको पहले क्या बताया, जहाँ पे परसेंट की बात हुई हानि तो 100 में जो है 20 माइनस, अगर लाभ की बात हो रहा है तो 100 में जो है जितना लाभ हो रहा है उतना प्लस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझिए 20% की हानि, तो 20% की हानि क्या हो रहा है 80 रुपया, ठीक। तो ये 80 हो रहा है, 80 रुपया हो रहा है, ठीक। तो 20% की अगर उसको हानि हो रहा है तो वो बेच रहा है कितना में, ये 80% में बेच रहा है, ठीक। ये सीपी हो गया 100 रुपया। और उसके बाद क्या पूछा है, यदि 100 रुपया अधिक में बेचते हैं, यानी 100 रुपया अगर अधिक में बेच रहे हैं तो उसको उस पर 5% का लाभ होता है, ठीक है। अगर ये 100 रुपया अधिक में बेच रहा है 5% का लाभ हो रहा है तो 105 रुपया हो गया, ठीक। सीपी देखिए क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, 100 रुपये में जो है हमको 20% बेचा तो 80% हुआ, ठीक। अगर 100% में 5% अधिक बेचा तो 105% हो गया। अब दोनों में माइनस कर देते हैं, 105 में और 80 में, तो कितना बचेगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 25, ये 25 बचेगा। तो देखिए हमको निकालना क्या है, 100% का वैल्यू निकालना है 100 रुपये का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या यहाँ पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या माने 100 रुपया, ठीक। तो 100 रुपया होता ही है। तो देखिए 25%, देखिए यहाँ पे कितना निकला 25, ठीक है। तो ये 25 जो हुआ ये क्या हो गया, ये परसेंट हो गया, मान के चलिए ये परसेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस माइनस हो रहा है तो 25%। तो क्रय मूल्य निकालना है, रुपया में निकालना है, तो हम परसेंट इसमें नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं वो भी सही होगा, नहीं लिखेंगे वो भी सही होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 25 बराबर 100, ठीक है। 25 बराबर 100 यानी 25% बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 100 में 25 से भाग दे दीजिएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक। 1% बराबर अगर 4 रुपया आ रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर 1% बराबर 4 रुपया आ रहा है तो हमको 100% का निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है 100% का। तो 100% का अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, तो 100 गुना 4 गुना 100 तो क्या हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया सीपी निकल गया, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें जो है कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए देखिए हम लोग भी पसीना बहाते हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है।
जब तक आप जो है मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। कहता है ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। तो आप लोग जो है कोशिश करिए, अवश्य कोशिश करिए, हार नहीं होगा। जितना बड़ा आप सपना देख सकते हैं देखिए। वो कहावत सुना है ना, जितना चादर रहे उतना ही पैर पर पसारिए, वो वैसा नहीं है। चादर जितना है उससे बड़ा पैर पसारने का आप लोग ख्वाब देखिए। चादर कम पड़ जाएगा तो खरीद लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन सपना जो है बड़ा बड़ा देखिए, पहले सपना देखिए और उसके ऊपर जो है मेहनत करना शुरू कीजिए। एक दिन जो है वो मंजिल आपका मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आप लोग मन लगा कर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन में ही अक्सर विद्यार्थी जो है फंस जाता है और इस सब क्वेश्चन के चक्कर में टाइम भी वेस्ट हो जाता है और जो है अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं बना पाता है। अगर मान के चलिए मैथ का क्वेश्चन है, ये नहीं बनता है, पहले आप लोग को समझा देते हैं। एग्जाम हॉल में जाइएगा, पहले जो जो क्वेश्चन आपको कंफर्म याद है, जैसे मान के चलिए आप बचपन में पढ़े होंगे 2 + 2 जो है 4 होता है। तो इसी तरह पहले एग्जाम में जितना क्वेश्चन कंफर्म जानते हैं आप उस सबको बना लीजिए। जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, मैथ हो, पहले उसको बना लीजिएगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए। अगर इधर टाइम बचेगा फिर इस सब में दिमाग लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि इधर टाइम नहीं बचेगा इस सब के चक्कर में, उधर का भी नहीं रहे इधर का भी नहीं रहे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई सा एग्जाम में आप परीक्षा देने जाइए, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है और नेगेटिव मार्किंग में हमेशा आपको जो है सोच समझ के उसमें क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। आप कंफर्म रहिएगा तभी। पहले जितना भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा उसको दिमाग से मिलाइएगा कि ये इसका आंसर कंफर्म है, उसके बाद ही उसको नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद भी आप टाइम बचेगा तब जो 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 नहीं बना है उसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ पे छूटा है, कौन सा क्वेश्चन बनने लायक है। टाइम बचेगा तो अदर क्वेश्चन में भी ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या है, अगर बन जाएगा तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा और बढ़िया वाली बात है। तो इसीलिए पहले जो बनता है उसको ही बनाइएगा। ठीक है, और ऐसा सब क्वेश्चन को देखिए कैसे आप चुटकियों में बनाइएगा। देखिए क्या है, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला आपको बताते हैं। क्या फार्मूला होता है, -x -y। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से, +x + y और बटे क्या होता है 100। ठीक, ये हो गया फार्मूला, मान के चलिए कि ये हो गया सूत्र। काहे कि क्लास 10 और 12 में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे इंटू होगा, सॉरी गुना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लास 10 और 12 में पढ़े होंगे सूत्र, बिना सूत्र के जो है कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो है कंपैरेटिव एग्जाम में भी आप लोग को जो है बताते हैं सूत्र। इसमें सूत्र इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग जो है ऐसे सब क्वेश्चन को सॉफ्ट ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको तो क्लास 10 वाला सॉल्यूशन कीजिए 2 पेज का हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए क्या एक्स वाई, पहले इसको जो है एक्स मान लीजिए, उसके बाद इसको वाई, फिर दोनों का वैल्यू निकलेगा तो इसको एक्स मानिए, इसको वाई। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है 15 माइनस है, माइनस दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 20 है और प्लस है, फिर क्या है 15 × 20 है ना, फिर 100। अब 0 से 0 ऐसे कटेगा, डायरेक्ट उठा दीजिए, 20 चौके 100, ऐसे 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, ऐसे ही कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15। ठीक है,
समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 0 से 0 कटा दे, इसमें क्या बात है, 0 से 0 कटा दिए, डायरेक्ट ऐसे भी कटा दिए। 30 चौके कितना होता है, 20 पंचे 100 होता है, ऐसे भी कटा दिए 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कटाइए उधर से। तो ये कितना हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये हो गया ये नहीं सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक थोड़ा हो रहा है, ये 5 हो गया और ये 1 1 2 1 3 हो गया, माइनस है माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -32, तो आप जो है यहाँ पे माइनस जो है यहाँ पे -32 दे दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है आगे की प्रक्रिया देखिए क्या है, ये हो गया अब x और ये जो है ये वाला ये हो गया y। ठीक, तो फिर से अब यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं, -x -y फिर क्या प्लस x इंटू वाई बटे 100, यही है ना फार्मूला। चलिए देखिए इसी पे बैठाते हैं -x। ठीक है, तो x क्या है -32 है, फिर क्या है y क्या है 25 है, फिर क्या है 32 गुना 25 है, उसके बाद क्या है बटे 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा, तो 25 चौके 100 और इधर हो गया 16 दूना 32 हो जाता है, इधर 1 मिनट 2 दूना 4 16 दूना 32 8 दूना 16 डायरेक्ट हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे 5 और 2 कितना होता है 7, 5 2 7 3 2 5, ये हो गया 57 और प्लस क्या हो जाएगा 8, तो इसको जो है माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, तो ये जो है 9 और 8 कितना होता है 17, ये हो गया 49। ठीक, यहाँ पे -49 हो गया, लेकिन हमको इसको जब प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे 49 माइनस को हटा के डायरेक्ट लिख देना प्रतिशत में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सूत्र के मदद से जो है आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ये 49 आया तो आप जो है इसको परसेंटेज ही दे, मान लीजिए 100 से डिवाइड किए हैं ना, तो ये परसेंट में निकालना है, 100 से डिवाइड करना है, तो ये जो परसेंट में निकाल दिए, आपका बिल्कुल 49 आंसर हो गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। अब आप लोग को समझाने के लिए इतना थोड़ा बताएं विस्तार रूप से, अब डायरेक्ट भी ऐसे इस पे बैठा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो ऐसे ही आप लोग मन लगा कर पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, 100% सिलेक्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, IMP लगाइए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका रन औसत 6 बढ़ जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग जो है कितना पारी खेला है 10 पारी, 10 पारी में कितना औसत रन कितना इसका 32, तो आपको क्या करना है, औसत रन पूछा है। ठीक, औसत रन यानी एक पारी में जो 32 रन पूछा है, तो 10 पारी में 32 औसत रन, तो 10 गुना 32 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 320 रन। ठीक, उसी तरह जो है देखिए फिर क्या पूछा है, अगले पारी यानी एक पारी और बोल रहा है खेलने, तो ये है 11वां पारी, 10 पारी खेल चुका है, ये 11वां पारी है,
अगर 11वां पारी खेलेगा तो इसका औसत जो है बढ़ के कितना आ जाएगा 6। तो इसमें जो है 6 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 38। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और गुना 38। तो 11 8 88 की 8 हो गया, 11 88 की 8 बाकी 8 और 11 तिया 33, 33 8 33 और 33 8 8 3 11 की 1 बाकी 1 3 और 1 4। तो 400 कितना हो गया 18 रन। ठीक, 418 रन हो गया। इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब पूछा क्या गया देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे अगली जब पारी खेलता है कितने रन बनाने होंगे, उसको कितने रन बनाने होंगे। तो देखिए कितने रन बनाने होंगे तभी तो औसत यहाँ पे जब 32 है तो बढ़ के 6 आ जाएगा। तो देखिए औसत यहाँ गई, पहले अगर 10 पारी खेलता है उसके बाद 11 पारी खेलते हैं तो 11 पारी में जो है 418 रन बनाता है और 10 पारी में जो है 332 रन बनाता है। तो इसको घटा दीजिए, आपका जो निकलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 98 रन जो है इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो इसका देखिए 98 रन किस में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये 98 रन हो गया। तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से आप लोग को बनाना है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम भी मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में तो पैसा आप लोग का नहीं लगता होगा, तो इसीलिए आप लोग लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। सो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट है तो चलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे सब क्वेश्चन में अक्सर जो है ऐसे सब क्वेश्चन को छोड़ के चला आता है अक्सर विद्यार्थी। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता है कि जब क्वेश्चन यहाँ पे भाग के रूप में, गुना के रूप में दिया है तो अनुपात में रूप में हम कैसे लाए। तो आपको बता देते हैं कैसे लाना है। ठीक है, यदि ए क्या है 1/2 बी और बी बराबर 3/4 सी है तो ए अनुपात सी ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखिए ए बराबर क्या है 1/2। ये बी जो है बी क्या है गुना के रूप में है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको अगर हम अनुपात में लें तो बटे रहे तो a अनुपात b, इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया a 1 और 2, ये हो गया। चलिए आगे की प्रोसेस, b बराबर क्या है 3/4 और क्या है c, ये है ना। तो b बराबर 3/4 और ये जो c है गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो b अनुपात c बराबर 3/4। ये आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। हमको पूछा क्या गया है a अनुपात c, तो इसको पहले लिख देते हैं a/c और उसके बाद जो ये पूरे को जो है यही हमको निकालना है। तो ये है 1/b और क्या है गुना b/c, उसके बाद क्या है 1/2 गुना 3/4। डायरेक्ट इसको अनुपात से बटे में ला देते हैं। तो ये b से b कैंसिल हो गया,
इधर तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा A/C, और ये हो गया ऊपर 3 और नीचे हो गया 8, ये कटने वाला है नहीं। अब इसको जो है उसमें लिखिए अनुपात में, तो A/C बराबर क्या हो जाएगा 3:8। तो ये आपका राइट आंसर हो गया अनुपात के लिए। ठीक है, तो अनुपात जब भी पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग निकालिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3:8, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए दोबारा समझाएंगे। कोई भी चैप्टर में आप लोग को दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, हम हैं आप लोग के लिए हमेशा खड़े, आप लोग को बताने के लिए ही हैं। मैथ और रीजनिंग में जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, हम आपको जो है अवश्य सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट में आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जितना भी आपका दोस्त है रिश्तेदार है सबको बोलिए कि SK स्टडी की तरफ SK स्टडी से जुड़े और अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग का अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले दिन जो भी सरकारी जॉब है उसमें दिक्कत नहीं हो सकता, आप लोग को दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।